हेलो दोस्तों, मैं हूं गौरव और आज जो है हम यूजीसी नेट का जो लाइब्रेरी साइंस का महामैराथन क्लास चला रहे हैं उसका जो है लेक्चर ये आपका 42 होने वाला है। लेक्चर 42। तो ये जो लेक्चर्स है आपके DSSB हो गया, DSSB, फिर KVS, NVS, फिर और भी जितने जैसे एम्स लाइब्रेरियन हो गया, फिर आपका स्टेट लाइब्रेरी सर्विसेज, इस तरह से जितने भी लाइब्रेरी साइंस के एग्ज़ाम्स होते हैं या फिर आप बैचलर्स कर रहे हो, मास्टर्स कर रहे हो, ये सब में आपके यूज होने वाले हैं। तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और अगर आप लाइब्रेरी फैमिली से बिलोंग करते हैं, एडुकेटर हैं या किसी भी तरह लाइब्रेरी फैमिली से बिलोंग करते हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि इसमें हम लाइब्रेरी से रिलेटेड ऑलमोस्ट सारे टॉपिक्स लाने वाले हैं। नए नए जो भी जॉब्स की वैकेंसीज आती है ये सब लाने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज का टॉपिक है नॉलेज ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, अब देखो, knowledge organization is a fundamental concept in library and information science. It involves the categorization, arrangement, management of information in a way that makes it easily accessible and usable. है ना। देखो, जैसे आप पढ़े होगे कि ये लिखते थे ना, डेटा, इससे बनता है, डेटा को सही से आप ऑर्गेनाइज करोगे तो बनता है इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन से बनता है नॉलेज, और नॉलेज से बनता है विजडम। तो ये नॉलेज जो हुआ आपका इंफॉर्मेशन के बाद, तो इसी नॉलेज को प्रिजर्व करने के लिए कि वो इजीली एसेसेबल हो जाए और उसको बेटर अरेंज किया जाए, कि जो है और बेटर तरीके से सर्च किया जा सके, कि रिट्रीव किया जाए कोई नॉलेज, तो ये सब काम हो जाता है नॉलेज ऑर्गेनाइजेशन का। समझ गया। देखो, दिस इंक्लूड्स सिस्टम सच एज क्लासिफिकेशन स्कीम, मतलब ऐसा क्लासिफिकेशन स्कीम रखो कि समझ में आ सके, जैसे डेवी डेसिमल क्लासिफिकेशन हुआ, कोलोन क्लासिफिकेशन, है ना। DDC आपको पता होगा, कोलोन क्लासिफिकेशन SR रंगनाथन जी का है। लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस क्लासिफिकेशन हो गया, यूनिवर्सल डेसिमल क्लासिफिकेशन हो गया। तो ये सब में से कौन सा क्लासिफिकेशन स्कीम आपके यहाँ यूज हो रहा है, तो कैसे आप समझ पा रहे हो कि नहीं पा रहे हो, तो ये सब समझ गए। अब देखो, क्लासिफिकेशन में थियरीज, कैनन्स एंड प्रिंसिपल्स, तो ये जो है थियरीज, कैनन्स एंड प्रिंसिपल, ये आप अगर और ज़्यादा डिटेल में पढ़ना चाहो तो मैंने क्लासिफिकेशन का एक 6 घंटे का लेक्चर भी, ऑलमोस्ट 6.5 आवर्स का लेक्चर भी अपलोड किया है। तो उससे आप बहुत ज़्यादा डिटेल में, अगर आपको क्लासिफिकेशन देखो ऑलमोस्ट सबका वीक रहता है, तो वो क्लासिफिकेशन में जितने भी क्लासिफिकेशन स्कीम्स है, जैसे डेवी डेसिमल क्लासिफिकेशन, कोलोन क्लासिफिकेशन, लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस क्लासिफिकेशन और यूनिवर्सल डेसिमल क्लासिफिकेशन, वो सब के बारे में मैंने बहुत डिटेल में उसमें डिस्कस किया है। फिर जो है एक तरह से थ्योरीज ऑफ क्लासिफिकेशन, कैनन्स ऑफ क्लासिफिकेशन, मोड ऑफ सब्जेक्ट फॉर्मेशन, ये सब मैंने डिस्कस किया है, तो उस लेक्चर में भी आप देख सकते हो। देखो, तो थियरीज ऑफ क्लासिफिकेशन क्या क्या है। क्लासिफिकेशन थियरी प्रोवाइड्स अ फ्रेमवर्क फॉर ऑर्गेनाइजिंग इंफॉर्मेशन, कि आप जो इंफॉर्मेशन आपके पास जितना है उसको कैसे ऑर्गेनाइज करेंगे, तो वो आपको एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है ना। तो जैसे देखो, जो होता है इन्यूमरेटिव क्लासिफिकेशन, फेसेटेड क्लासिफिकेशन, हायरार्किकल क्लासिफिकेशन, तो ये सब जो है आपका थियरीज ऑफ क्लासिफिकेशन में आ जाता है। देखो, द की थियरीज इंक्लूड, पहला इन्यूमरेटिव क्लासिफिकेशन। तो इन्यूमरेटिव क्लासिफिकेशन क्या है, तो द सिस्टम लिस्ट्स ऑल पॉसिबल सब्जेक्ट्स इन अ लीनियर ऑर्डर। एग्जांपल डेवी डेसिमल क्लासिफिकेशन। देखो, इन्यूमरेटिव क्लासिफिकेशन है ना, कि इसमें सिंपली जो है आपको क्लासिफाई कर दिया जाता है, कि आपको मतलब दे दिया जाता है, जैसे कि आपका पढ़े हो गया जैसे डेवी डेसिमल क्लासिफिकेशन में कि 100, 200, 300, 400, इस तरह से। तो ये सब सब्जेक्ट्स हो जाता है, कि मतलब किसी में फिलॉसफी हो जाएगा, किसी में लिटरेचर, किसी में जब मैथमेटिक्स 415 हो गया, तो ये मान लो कि जैसे अलजेब्रा हो गया, इस तरह से। तो जैसे मान लो 400 हो गया जैसे मैथमेटिक्स हो गया, या फिर जनरल साइंस 410 हो गया, जैसे ये मान लो जनरल साइंस हो गया, 410 मैथमेटिक्स हो गया, फिर 415 जो हो गया सो अलजेब्रा हो गया। ये मैं जैसे हाइपोथेटिकली बता रहा हूँ, तो इस तरह से तो आप देख रहे हो कि पहले से ही बोल दिया गया है कि अगर ये सब्जेक्ट है तो उसके लिए क्लासिफिकेशन में ये नंबर होगा, है ना। तो ये पहले से जब कंप्लीट कर दिया जाए
तो वो इन्यूमरेटिव क्लासिफिकेशन होता है। और उसी क्लासिफिकेशन में जो है आपका मल्टी डायमेंशनल अरेंजमेंट, जिसको जैसे फेसेट्स कहते हैं, फेसेट्स ऑफ क्लासिफिकेशन आप सुने होंगे। तो फेसेट्स क्या है, वो कैरेक्टरिस्टिक्स है। फेसेट्स जो है वो कैरेक्टरिस्टिक्स है जो कि आपको जो है बेटर क्लासिफिकेशन में हेल्प करता है, कि जो भी नए सब्जेक्ट्स आ रहे हैं या फिर जैसे रिलेटेड सब्जेक्ट्स हो गए हैं, या फिर मान लो कि जैसे हिस्ट्री ऑफ ज्योग्राफी हो गया, तो ये सब सब्जेक्ट्स को जो है जैसे डेवी डेसिमल क्लासिफिकेशन में जो इन्यूमरेटिव क्लासिफिकेशन हो गया, जिसमें नंबर्स पहले से तय कर दिए गए हैं, तो उसमें आपको न्यू सब्जेक्ट्स होंगे तो वो आप क्लासीफाई नहीं कर पाओगे। उसका जो कैरेक्टरिस्टिक जो हो गया, जैसे कोलन क्लासिफिकेशन में आप देखे होंगे, फेसेट्स ऑफ क्लासिफिकेशन, मोड ऑफ सब्जेक्ट फॉर्मेशन वगैरह में कितना ज़्यादा कौन से देश का है, ये सब जो है आपको मोर फ्लेक्सिबल और मल्टी डायमेंशनल तरीके से आप क्लासिफाई करते हो कि बेटर क्लासिफिकेशन हो सके। समझ गया? तो उसको फेसेटेड क्लासिफिकेशन कहते हैं। देखो, तो इन्यूमरेटिव क्लासिफिकेशन, दिस सिस्टम लिस्ट ऑल पॉसिबल सब्जेक्ट्स इन अ लीनियर ऑर्डर। लीनियर ऑर्डर जैसे मैंने बताया कि 100, 200, 300 ऐसे करके 400 मान लो सबका दे दिया जाए। 400 मान लो जनरल साइंस हो गया, 410 जो हो गया, मतलब 400 के अंदर 410 जो हो गया, अरे ये हो गया मान लो मैथमेटिक्स, है ना। जनरल साइंस के बाद मैथमेटिक्स, 410 के बाद 415 जो हो गया मान लो कि जैसे अलजेब्रा हो गया, है ना, या फिर कोई और मैथमेटिक्स जो होगा आप देख लेना एक बार। तो ये देख रहे हो कि 400 के बाद 410, 415, तो ये सब पहले से डिटरमिन्ड है, पहले से इंस्ट्रक्शन दे दिया गया है, तो ये इन्यूमरेटिव समझ में आ गया होगा। एग्जाम्पल जो हो गया जैसे डेवलप्ड बाय मेलविल डेवी इन 1876, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना। मेलविल डेवी जो है डेवी डेसिमल क्लासिफिकेशन DDC दिए थे। अब देखो सेकेंड है फेसेटेड क्लासिफिकेशन। फेसेटेड क्लासिफिकेशन में होता है कि क्लासिफिकेशन तो ये तो रहेगा इसी टाइप का, लेकिन इसके अलावा और भी कैरेक्टरिस्टिक्स इसमें आप ऐड कर सकते हो, ठीक है, जिससे जो है बुक और भी बेटर तरीके से क्लासीफाई होता है। तो दिस अप्रोच ब्रेक्स डाउन सब्जेक्ट इनटू मल्टीपल कैरेक्टरिस्टिक्स और फेसेट्स। समझ गए? कैरेक्टरिस्टिक्स और फेसेट्स में जो है हम जैसे ब्रेक डाउन करते हैं सब्जेक्ट्स को, अलाउिंग अ मोर फ्लेक्सिबल एंड मल्टी डायमेंशनल अरेंजमेंट। समझ गए? मल्टी डायमेंशनल अरेंजमेंट के अनुसार एग्जाम्पल कोलोन क्लासिफिकेशन। अब देखना, मैं जैसे मैंने लेक्चर बनाया है जैसे क्लासिफिकेशन का 6 घंटे का भी देख सकते हो, नहीं तो कोलोन क्लासिफिकेशन का, डेवी डेसिमल क्लासिफिकेशन का, सबका अलग से भी लेक्चर बनाया है मैंने। तो उसमें आपको बहुत सारे एग्जांपल्स के साथ बेटर क्लासिफिकेशन आपको मैंने पूरा सिखाया, तो वहाँ भी देख सकते हो। देखो, तो डेवलप्ड बाय SR रंगनाथन इन 1933। SR रंगनाथन जो है डेवलप किया गया था कोलोन क्लासिफिकेशन 1933 में। इनफैक्ट देखो, अब जो पुराने टाइम में जो आपका इन्यूमरेटिव क्लासिफिकेशन था ना, जिसमें लीनियर हुआ करता था, उसमें भी अब जो है इस टाइप का फेसेटेड स्ट्रक्चर धीरे धीरे लाया जा रहा है, कि वो नए नए सब्जेक्ट्स जो बन रहे हैं, जैसे मान लो एस्ट्रोफिजिक्स हुआ, तो एस्ट्रोनॉमी और फिजिक्स आगे जाके ज्वाइन होगा, वो किसी को नहीं पता था, तो इसीलिए वैसा क्लासिफिकेशन ही नहीं किया गया डेवी डेसिमल क्लासिफिकेशन में भी, है ना। इसी टाइप का मान लो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गया, मशीन लर्निंग हो गया, तो ये सबको भी अगर डेवी डेसिमल क्लासिफिकेशन के हिसाब से तो उसका सबको जो है साइंस में डाल देना चाहिए, है ना, लेकिन सबको साइंस में डाला नहीं जा सकता है ना। तो इसलिए जो है फेसेटेड क्लासिफिकेशन में जो होता है कि आप जो भी नए नए सब्जेक्ट्स फॉर्म हो रहे हैं, या फिर डिफरेंट काइंड ऑफ सब्जेक्ट्स फॉर्म हो रहे हैं, जिसमें जैसे मल्टी डायमेंशनल सब्जेक्ट्स हो सकता है, फ्लेक्सिबल सब्जेक्ट्स हो सकता है, जैसे अभी पिछले जो है लेक्चर में मैंने बताया था जैसे मोड ऑफ सब्जेक्ट फॉर्मेशन में, तो फिर जैसे वैसे वैसे नए नए सब्जेक्ट्स होंगे, तो वो जो है आपका इन्यूमरेटिव क्लासिफिकेशन में सही से क्लासीफाई नहीं हो पाता है। और इन्यूमरेटिव क्लासिफिकेशन जैसे डेवी डेसिमल क्लासिफिकेशन, लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस क्लासिफिकेशन, ये सब जो हो गया, उसमें भी जो है धीरे धीरे फेसेटेड स्ट्रक्चर लाया जा रहा है, या फिर नए नए जो है उसमें जैसे टेबल्स ऐड किए जाते हैं कि अगर ये सब्जेक्ट है तो उसके लिए ये आपका क्लासिफिकेशन नंबर हो जाएगा। अब देखो हायरार्कियल क्लासिफिकेशन, ये थर्ड है। हायरार्कियल क्लासिफिकेशन में होता है कि हायरार्की के मतलब आधार पे होता है। जैसे इसमें मैंने बताया था 100, 200, 300, 400, जैसे 400 हो गया जनरल साइंस, 410 हो गया मैथमेटिक्स, 415 अलजेब्रा। तो ये देख लो, ये भी एक तरह से हायरार्की टाइप ही हुआ। देखो, दिस मेथड अरेंजेस सब्जेक्ट्स इन अ ट्री लाइक स्ट्रक्चर। समझ गए?
फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक। जैसे जनरल हुआ 400 जनरल साइंस, 410 तो उसी में देख रहे हो 400 के अंदर ही और ज़्यादा गए तो मैथमेटिक्स और ज़्यादा मतलब अंदर गए तो 410 से 415 अलजेब्रा। मैं ये एग्जांपल दे रहा हूँ, डोंट टेक इट लिटरली, कि आपको बस बेसिक समझ में आ जाए, है ना। एग्जाम्पल, तो लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस क्लासिफिकेशन, तो देखो क्रिएटेड बाय द लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस इन अर्ली 20th सेंचुरी। आ गया समझ में। अब देखो कैनन्स ऑफ क्लासिफिकेशन क्या होता है। कैनन्स जो है देखो, तो कैनन्स क्या हुआ, तो कैनन्स ऑफ क्लासिफिकेशन मोस्टली जो है एक तरह से कोलोन क्लासिफिकेशन में एसआर रंगनाथन द्वारा यूज किया गया था। तो कैनन्स ऑफ क्लासिफिकेशन ये है कि ये प्रिंसिपल्स कह सकते हो या रूल्स, कि आपको बेसिक प्रिंसिपल या रूल दे दिया गया है आपको फेसेटेड स्ट्रक्चर में कि कैसे जो है आपको क्लासिफाई करना है। तो बेसिक जो प्रिंसिपल्स या रूल्स होता है ना, उसी को कैनन्स ऑफ क्लासिफिकेशन कहते हैं। देखो डेफिनेशन देखते हैं। कैनन्स आर द गाइडिंग प्रिंसिपल्स और रूल्स यूज्ड टू क्रिएट अ क्लासिफिकेशन सिस्टम। समझ गए कि कोई क्लासिफिकेशन सिस्टम बना रहे हैं तो उसके गाइडिंग प्रिंसिपल्स हो गए या रूल्स हो गए, उसको जो है कैनन्स कहते हैं। एस.आर. रंगनाथन, एन इंडियन लाइब्रेरियन एंड मैथमेटिशियन, फॉर्मुलेटेड सेवरल कैनन्स फॉर लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन। तो देखो कैनन्स ऑफ डिफरेंशिएशन, पहला कैनन्स ऑफ डिफरेंशिएशन होता है कि ईच इंश्योर ईच क्लास इज डिस्टिंक्टली डिफरेंट फ्रॉम अदर। जैसे मैंने बताया था 100, 200, 300, तो वो जो भी आप ऐसे क्लास डिफाइन कर रहे हो तो वो सारा क्लास एक दूसरे से डिफरेंट होना चाहिए। नहीं तो समझ रहे हो कि आपको कन्फ्यूजन आएगी बाद में कि जो है वो जैसे बुक्स को जो है इस क्लास में क्लासीफाई किया जाए, या फिर जैसे मान लो जनरल साइंस में क्लासीफाई किया जाए, या फिर जो है एक तरह से जैसे मैथमेटिक्स में क्लासीफाई किया जाए। तो वही बात है कि आपको जो है वो सारा जो क्लास होना चाहिए वो एक दूसरे से अलग होना चाहिए। समझ गए। तो एक कैनन्स ऑफ डिफरेंशिएशन इसको कहते हैं। देखो ये एग्जाम्स में पूछा जाता है तो आप ध्यान से पढ़ना। अब दूसरा देखो कैनन्स ऑफ असर्टेनेबिलिटी, कि क्लासेस शुड बी क्लियरली डिफाइंड एंड आइडेंटिफाइबल, कि वो क्लासेस पहले तो अलग अलग होने चाहिए और उसके बाद क्लियरली डिफाइंड होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप जो है वैसा ऐसा माहौल रखें कि आप जैसे कंफ्यूज रहें, या फिर जो भी आदमी क्लासिफिकेशन स्कीम यूज कर रहा है वो उसके कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए क्लासिफिकेशन में। तो वो क्लियरली डिफाइंड होना चाहिए कि वो किस बारे में है। मान लो कि अगर कोई जैसे फिलॉसफी का जैसे क्लास नंबर है तो फिलॉसफी में फिलॉसफी वाला ही रहना चाहिए। ऐसा नहीं है कि उसमें जो है फिलोसॉफिकल मैथमेटिक्स भी ला दिया जाए इस तरह से जो कन्फ्यूजन रहे। अब देखो थर्ड है कैनन्स ऑफ होमोजेनिटी। तो कैनन्स ऑफ होमोजेनिटी क्या हुआ कि तो इसमें जो एक क्लास हुआ उसमें जो है ये देखो बेसिकली क्लास डिफाइन का है ना। तो एक जो क्लास होगा उसमें सेम ही तरह के जो है जैसे सब्जेक्ट्स रहने चाहिए। समझ गए कि अगर मान लो कि जैसे वही जनरल साइंस का हुआ तो जनरल साइंस का मान लो कि अगर 400 है जो क्लास नंबर, तो 400 के अंदर 401, 402 है ना, 402, 403, 415, 410 ये जितना भी आएगा वो सेम ही जैसे नेचर के आपके आइटम्स होने चाहिए। समझ गए, तभी तो क्लास मतलब सही से डिफाइन हो पाएगा। तो ये देखो सही से आप मतलब तीनों समझ गए होंगे। कैनन्स ऑफ डिफरेंशिएशन के अलग अलग मतलब डिफरेंशिएटेड होना चाहिए जो भी क्लास होगा वो एक दूसरे से। कैनन्स ऑफ असर्टेनेबिलिटी कि आपका जो भी क्लास नंबर है वो क्लियरली डिफाइन होना चाहिए, तभी लोग जो है कंफ्यूज नहीं करेंगे। फिर कैनन्स ऑफ होमोजेनिटी कि ईच क्लास जो है कंटेंट्स आइटम्स ऑफ अ सिमिलर नेचर के आइटम्स होंगे। अब देखो कैनन्स ऑफ कंसिस्टेंसी, कैनन्स ऑफ कंसिस्टेंसी अप्लाई द सेम प्रिंसिपल कंसिस्टेंटली थ्रू आउट द क्लासिफिकेशन सिस्टम। तो इसका मीनिंग हुआ कि आप मान लो डेवी डेसिमल क्लासिफिकेशन यूज कर रहे हो, तो डेवी डेसिमल क्लासिफिकेशन में आपका कोई भी बुक दिया जाए या डॉक्यूमेंट दिया जाए क्लासिफाई करने के लिए, तो वो सारे बुक सारे डॉक्यूमेंट्स पे सेम प्रिंसिपल अप्लाई होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि
जैसे हिस्ट्री के लिए जो है आप अलग ही सिस्टम बना रखे हैं, फिजिक्स के लिए अलग सिस्टम बना रखे हैं, जनरल साइंस के लिए अलग सिस्टम बना रखे हैं। तो वही है, कैनन्स ऑफ कंसिस्टेंसी में है कि आपका जो प्रिंसिपल्स और रूल्स जो है वो कंसिस्टेंट होने चाहिए पूरे क्लासिफिकेशन स्कीम में। अब जो है कैनन्स ऑफ मॉड्यूलेशन, तो क्लासेस शुड बी एबल टू एकोमोडेट न्यू सब्जेक्ट्स विदाउट मेजर रीऑर्गेनाइजेशन। तो वही है कि नए सब्जेक्ट्स जो फॉर्म हो रहे हैं वो आपका जो है क्लासिफिकेशन स्कीम जो है वो न्यू सब्जेक्ट्स को जो है एकोमोडेट करने में सक्षम होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि जो कि मतलब जैसे एक तरह से न्यू सब्जेक्ट आ रहा है और उसके लिए आप नए नए क्लास नंबर हर मंथ बनाए जा रहे हैं। तो समझ गए कैनन्स ऑफ मॉड्यूलेशन की क्लासेस शुड बी एबल टू एकोमोडेट, कि आपका जो भी है तो उसको एकोमोडेट करके जो है आप जो भी जब पहले से जो क्लासिफिकेशन स्कीम चला रहे हैं उसी में जो है वो आपका क्लासिफाई होना चाहिए, कोई भी नया सब्जेक्ट या डॉक्यूमेंट या बुक आ रहा है तो। समझ गए, ऐसा नहीं है कि उसके लिए जो है नया ही क्लास जैसे बनाने की ज़रूरत पड़ जाए। समझ गए। अब देखो प्रिंसिपल्स ऑफ क्लासिफिकेशन क्या क्या होता है। तो ये जो मैंने बताया कैनन्स ऑफ डिफरेंशिएशन, एसर्टेनेबिलिटी, होमोजिनिटी, कंसिस्टेंसी, है ना, और कैनन्स ऑफ मॉड्यूलेशन, तो ये जो है आपको याद रहने चाहिए क्योंकि मैंने बहुत डिटेल में पढ़ाया है। तो ये आपको एग्जाम्स में पूछा जाता है, मैच द फॉलोइंग में भी पूछा जाता है, बहुत बार मैंने देखा है। देखो द प्रिंसिपल्स ऑफ क्लासिफिकेशन, क्या क्या सिद्धांतों पे जो है आपका क्लासिफिकेशन स्कीम काम करता है कोई भी। देखो द प्रिंसिपल ऑफ क्लासिफिकेशन आर फंडामेंटल गाइडलाइंस टू इंश्योर अ लॉजिकल एंड सिस्टमेटिक अरेंजमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन। समझ गए कि आपका इंफॉर्मेशन जो है सो लॉजिकली और सिस्टमेटिकली अरेंज है। अब देखो प्रिंसिपल ऑफ एग्जॉस्टिविटी, प्रिंसिपल ऑफ एग्जॉस्टिविटी क्या है, तो कवर ऑल पॉसिबल सब्जेक्ट्स विद इन द क्लासिफिकेशन सिस्टम। देखो तो इसका मीनिंग ये हुआ कि मान लो कि जैसे मैथमेटिक्स हुआ, तो मैथमेटिक्स में ही देखो आपको कितना तरीके का हो जाएगा, अलजेब्रा, है ना, अलजेब्रा में भी मान लो कि जो है एक तरह से बूलियन अलजेब्रा भी होता है, बूलियन अलजेब्रा और भी डिफरेंट टाइप के, कैलकुलस, फिर आजकल क्वांटम मैथमेटिक्स भी हो रहा है, क्वांटम मैथमेटिक्स, फिर जो है आपका इसी तरह मान लो बहुत सारा है ना, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हो गया, फिर नॉर्मल ज्योमेट्री हो गया, इस तरह से आपको हज़ारों टॉपिक्स हो गए, है ना, मैथमेटिक्स, हज़ार नहीं कहो तो कम से कम 100-150 तो होंगे। अब ये जितने भी टॉपिक्स हैं इसमें से एक भी जो है वो नहीं छूटना चाहिए क्लासिफिकेशन स्कीम में, क्योंकि एक भी छूटेगा। अब मान लो कि जैसे क्वांटम मैथमेटिक्स हुआ, या फिर दूसरा सिंपल ही बताते हैं, जैसे यही जैसे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हो गया, तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का अगर मानो कि आप क्लासिफिकेशन स्कीम है ही नहीं उसमें, तो आप मतलब सिंपली जैसे मैथमेटिक्स में रख दोगे, है ना, तो वो जो है एक तरह से जैसे क्लासीफाई सही से नहीं हो पाया। 401 हो गया, अगर मान लो 402 हो गया, 415 ऐसे कर करके, तो उसमें से किसी एक का नहीं है तो उसका फिर क्लासिफिकेशन स्कीम ही नहीं रह जाएगा। तो फिर आपको क्या मजबूरी में करना पड़ेगा कि इसको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हो गया, तो मान लो आप जैसे अलजेब्रा में रख रहे हैं या फिर किसी और में रख रहे हैं, मिसलेनियस में रख रहे हैं, तो वो सही से कभी भी रिट्रीव नहीं हो पाएगा ना, सही से कभी क्लासीफाई नहीं हो पाएगा फ्यूचर में भी। तो वही कहता है कि प्रिंसिपल ऑफ एग्जॉस्टिविटी में कहा जाता है कि आपको ऑल पॉसिबल सब्जेक्ट्स जो है ना, जितना मैथमेटिक्स में हो सकता है, टेक योर टाइम, आप समय लीजिए, लेकिन जितना जैसे प्रोबेबिलिटीज और पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं और एग्जिस्ट करते हैं, वो सारे के सारे जो है आपके क्लासिफिकेशन स्कीम में कवर्ड होने चाहिए। तो वही देखो फिर से मैं बता देता हूँ, प्रिंसिपल ऑफ एग्जॉस्टिविटी कवर ऑल पॉसिबल सब्जेक्ट विद इन द क्लासिफिकेशन सिस्टम। समझ गए। अब प्रिंसिपल ऑफ एक्सक्लूसिविटी, एक्सक्लूसिविटी क्या है, तो ईच आइटम शुड बिलोंग टू ओनली वन क्लास टू अवॉइड कन्फ्यूजन। जैसा मैंने बताया कि अगर मान लो बूलियन अलजेब्रा हुआ, तो बूलियन अलजेब्रा के लिए जो है वो किसी एक ही क्लास में बिलोंग करेगा ना, वो ऐसा तो नहीं है कि जैसे बूलियन अलजेब्रा आप जो है बूलियन में भी जैसे एक तरह से जैसे कंप्यूटर साइंस में भी डाल दोगे क्योंकि उसमें बूलियन अलजेब्रा का यूज है, और मैथमेटिक्स में भी डाल दोगे, और हो सकता है कि फ्यूचर में जैसे एस्ट्रोफिजिक्स में यूज होने लगे तो वहाँ भी डाल दोगे। तो किसी एक जगह ही आपको पुट करना पड़ेगा वो,
कि वो कन्फ्यूजन ना हो कि कहाँ खोजना है। समझ गए? तो वही है प्रिंसिपल ऑफ एग्जॉस्टिविटी। समझ गए कि वो आपको जितने सारे हो सकते हैं जो सब्जेक्ट्स उसमें क्लासिफिकेशन स्कीम में वो सारा ऐड करना है ना। जैसे विद इन द क्लासिफिकेशन ऑल पॉसिबल सब्जेक्ट एक्सक्लूसिविटी हो गया कि आपको कोई बुक है तो वो उसका खास स्पेसिफिक कॉल नंबर होना चाहिए कि ऐसा नहीं, सॉरी, ईच आइटम शुड बिलोंग टू ओनली वन क्लास, किसी एक क्लास को ही बिलोंग करना चाहिए कि जो है ढूंढने में आगे चल के मदद ना हो, सॉरी दिक्कत ना हो। अब देखो प्रिंसिपल ऑफ यूनिफॉर्मिटी, मेंटेन यूनिफॉर्म रूल्स एंड प्रोसीजर्स थ्रू आउट द क्लासिफिकेशन प्रोसेस। तो समझ गए कि यूनिफॉर्म रूल्स एंड प्रोसीजर होना चाहिए। जैसे इसमें हमने क्या किया था कि जैसे कंसिस्टेंसी था, कैनन्स ऑफ कंसिस्टेंसी, तो इसमें भी यही था ना, अप्लाई द सेम प्रिंसिपल कंसिस्टेंटली थ्रू आउट द क्लासिफिकेशन स्कीम। वैसे ही प्रिंसिपल ऑफ यूनिफॉर्मिटी में होता है मेंटेन यूनिफॉर्म रूल्स एंड प्रोसीजर थ्रू आउट द क्लासिफिकेशन स्कीम। तो यूनिफॉर्म रूल्स और प्रोसीजर क्या हुआ कि जैसे मैंने फेसेटेड स्ट्रक्चर बताया था जिसमें क्या था कि आपका जो है कोई भी नए जो मतलब कैरेक्टरिस्टिक के हिसाब से सब्जेक्ट फॉर्म हो रहा है उसको भी इंक्लूड किया जा सके। तो फेसेटेड स्ट्रक्चर में भी मान लो कि आपका अगर जो है जैसे एक तरह से कंट्री ऑफ पब्लिकेशन है तो कंट्री ऑफ पब्लिकेशन लास्ट में अगर लिखा जाता है तो ऐसा नहीं है कि आप जो है मतलब किसी आइटम के लिए जो है वो जैसे एक तरह से स्टार्टिंग में ही लिख दें। समझ रहे हैं ना? तो वही कह रहे हैं कि प्रिंसिपल जो है ना, जिस हिसाब से आप जो क्लासिफिकेशन स्कीम जो चला रहे हैं उसके सिद्धांतों को हर जगह जो है यूनिफॉर्म रखेंगे हर एक केस में। मेंटेन यूनिफॉर्म रूल्स एंड प्रोसीजर थ्रू आउट द क्लासिफिकेशन प्रोसेस। समझ गए? अब देखो प्रिंसिपल्स ऑफ ग्रेडेशन, प्रिंसिपल ऑफ ग्रेडेशन, तो अरेंज सब्जेक्ट इन अ हायरार्कियल ऑर्डर फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक। जैसे मैंने बताया था कि जनरल से स्पेसिफिक की तरफ कैसे बैठते हैं, तो जैसे मैंने बताया था ना 400 मान लो कि ये जनरल साइंस के लिए हुआ। अब जनरल साइंस में अगर मान लो कि 410 तो ये हो गया मैथमेटिक्स के लिए, है ना। 410 के बाद 415 मान लो कि अलजेब्रा के लिए हो गया, या कोई देख लेना किसके लिए होता है। तो ये देख लो 400 के बाद मतलब 500 वाले में तो नहीं गया, 400 में से 410 वाले में गया जिसके वजह से मैथमेटिक्स होता होगा। 410 से फिर और ज़्यादा स्पेसिफिक 415 में गया, है ना। अब इसी में 415 पॉइंट कुछ हो जाएगा तो मतलब उस टाइप से रिलेटेड जिसमें आपका मतलब कंट्री वगैरह सब इसमें इंक्लूड हो और ज़्यादा स्पेसिफिक करके। तो ये आप समझ रहे हो कि जनरल टू स्पेसिफिक हम जा रहे हैं, तो ये हायरार्कियल ऑर्डर में जा रहे हैं। तो प्रिंसिपल ऑफ ग्रेडेशन मतलब होता है कि अरेंज सब्जेक्ट्स इन अ हायरार्कियल ऑर्डर फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक। समझ गए? जनरल से स्पेसिफिक की तरफ बढ़ते हैं, तो ये प्रिंसिपल ऑफ ग्रेडेशन है। अब देखो प्रिंसिपल ऑफ ओपननेस, प्रिंसिपल ऑफ ओपननेस कहता है द सिस्टम शुड बी फ्लेक्सिबल इनफ टू इनकॉर्पोरेट न्यू सब्जेक्ट्स एंड कंसेप्ट। समझ गए कि न्यू सब्जेक्ट्स और कंसेप्ट जो भी जैसे नए नए सब्जेक्ट फॉर्म हो रहे हैं उनको भी जो है आप इंक्लूड करने में सक्षम होने चाहिए। तो ये देखो कैनन्स ऑफ मॉड्यूलेशन से ये मैच करता है। तो बहुत बार जो है आपका कैनन्स ऑफ क्लासिफिकेशन और प्रिंसिपल्स ऑफ क्लासिफिकेशन सेम लगेगा, लेकिन वो आप देख लें। देखो जैसे क्लासेस शुड बी एबल टू एकोमोडेट न्यू सब्जेक्ट्स विदाउट मेजर रिऑर्गेनाइजेशन। ऐसे ही देखो दिस द सिस्टम शुड बी फ्लेक्सिबल इनफ टू इनकॉर्पोरेट न्यू सब्जेक्ट्स एंड कॉन्सेप्ट। तो ये वो जो है जो क्लास पे आपको बताया जा रहा है और ये प्रिंसिपल्स में जो है आपका सिद्धांतों के बारे में बताया जा रहा है इसमें। अब देखो सिंपल नॉलेज ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम, सिंपल नॉलेज ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम जो SKOS कहते हैं, ये क्या है? तो SKOS जो है सिंपल नॉलेज ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम इज अ कॉमन डेटा मॉडल फॉर शेयरिंग एंड लिंकिंग नॉलेज ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम वाया द वेब। तो ये कॉमन डेटा मॉडल बना दिया गया है एक कि जिससे जो है मतलब जैसे देखो जैसे क्लासिफिकेशन स्कीम हुआ तो क्लासिफिकेशन स्कीम में एक कॉमन सिद्धांत बना दिया गया ना, प्रिंसिपल्स बना दिया गया, रूल्स बना दिया गया जिसमें जो है आप बुक्स वगैरह को डाल के क्लासीफाई कर सकते हैं उस स्कीम के आधार पे। वैसे ही जो है सिंपल नॉलेज ऑर्गेनाइजेशन जो है ये कॉमन डेटा मॉडल है, ये आप बस याद रखो, कॉमन डेटा मॉडल है। ये मेन टर्म ये है SKOS सिंपल नॉलेज ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम। तो ये डेटा मॉडल है जो क्या काम करता है? फॉर शेयरिंग एंड लिंकिंग नॉलेज ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम। क्या है ये?
शेयरिंग एंड लिंकिंग नॉलेज ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम। समझ गया, नॉलेज ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम। तो वही है, नॉलेज ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम्स जो होगा उसको आप शेयर कर सकते हैं या लिंक कर सकते हैं। लिंक करने का मीनिंग क्या हुआ कि आपका वो डेटा डाउनलोड अपलोड हमेशा हो सकता है। समझ गए। इट इज़ यूज टू रिप्रेजेंट स्ट्रक्चर्ड कंट्रोल्ड वोकेबलरी सच एज थिसॉरी, क्लासिफिकेशन स्कीम्स एंड टैक्सोनॉमिक्स। तो ये सब जो है इसके लिए यूज होता है। देखो की फीचर्स ऑफ SKOS सिंपल नॉलेज ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम होगा। इसका की फीचर्स देख लो, कंसेप्ट देखो। द फंडामेंटल यूनिट्स ऑफ मीनिंग इन SKOS। तो लेवल्स, ह्यूमन रीडेबल स्ट्रिंग्स यूज टू रिप्रेजेंट कंसेप्ट। समझ गए कि ह्यूमनली जो है आप रीड कर सकते हैं वो सारे डेटा को। सिमेंटिक रिलेशनशिप देखो, कनेक्शंस बिटवीन कंसेप्ट सच एज ब्रॉडर, नैरोअर एंड रिलेटेड टर्म्स। डॉक्यूमेंटेशन प्रोवाइड डिस्क्रिप्टिव इंफॉर्मेशन अबाउट कंसेप्ट। समझ गए। इंपॉर्टेंस ऑफ SKOS है, इंटरऑपरेबिलिटी फैसिलिटेट द शेयरिंग एंड लिंकिंग ऑफ डेटा अक्रॉस डिफरेंट सिस्टम। तो वही जो जैसे बेसिकली जो मैंने इस पे फोकस किया ना, आप देख लो। कॉमन ये आपका डेटा मॉडल है जो मतलब शेयरिंग और लिंकिंग में हेल्प करता है कि आप अपने डेटाबेस को शेयर कर रहे हो इस तरह से। फ्लेक्सिबिलिटी सपोर्ट वेरियस टाइप्स ऑफ नॉलेज ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम। समझ गया कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ नॉलेज ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम्स होगा, सबको ये हेल्प करता है ऑनलाइन आने में। सिंप्लिसिटी, इजी टू यूज, अंडरस्टैंड इवन फॉर नॉन स्पेशलिस्ट। समझ गया। अब तो टैक्सोनॉमिक्स किसको कहते हैं? टैक्सोनॉमिक्स जो है ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, मैंने बहुत बार देखा है इसको एग्जाम में। देखो, ए टैक्सोनॉमी इज अ हायरार्कियल क्लासिफिकेशन सिस्टम। ये हायरार्कियल क्लासिफिकेशन सिस्टम मैंने बताया, जो बताया था ना भी, जैसे 410 से मतलब 400 से 410, 415, 415 पॉइंट मान लो 1 2 3 इस टाइप से कुछ करके। तो ये हायरार्कियल सिस्टम हुआ कि आप देख रहे हो कि फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक की तरफ हम मूव कर रहे हैं। तो ये हायरार्कियल सिस्टम हो जाता है। तो टैक्सोनॉमी इज अ हायरार्कियल क्लासिफिकेशन सिस्टम। तो हायरार्कियल क्लासिफिकेशन सिस्टम है दैट ऑर्गेनाइजेस कंसेप्ट्स इनटू पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप। समझ गए कि पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप में जो है जैसे जो ऑर्गेनाइज करता है। समझ गए। तो ये आप याद कर लो, पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप में जो आपका ऑर्गेनाइज करता है उसको टैक्सोनॉमीज कहते हैं। ये आप ऐसे ही याद कर सकते हो क्योंकि ये आपके दिमाग से निकल जाएगा कुछ टाइम बाद। देखो, इट इज यूज टू कैटेगराइज एंड रिट्रीव इंफॉर्मेशन एफिशिएंटली। तो वही पेरेंट चाइल्ड फॉर्म के रूप में हायरार्कियल स्ट्रक्चर जो है आपका क्लासिफिकेशन सिस्टम में किया जाता है, तो उसको टैक्सोनॉमी कहते हैं। अब देखो, कंपोनेंट्स ऑफ टैक्सोनॉमी क्या हो जाएगा? तो नोड रिप्रेजेंट कैटेगरीज ऑफ कंसेप्ट। तो जितने भी ये सब जैसे मतलब कैटेगरीज या कंसेप्ट होंगे उस सबको क्या कहते हैं? तो नोड कहते हैं। अब देखो, एजेज कनेक्ट नोड टू शो रिलेशनशिप। अब जैसे मान लो कि ये हुआ, एक नोड हुआ, एक ये नोड हुआ, एक ये नोड हुआ, तो ये सबको जो है कनेक्ट किया जाएगा आपस में कि जो है बेटर तरीके से क्लासीफाई हो। अब देखो, लेवल्स डिफरेंट लेयर्स इन द हायरार्की फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक। वैसे ही है, लेयरिंग होगा इसमें। एप्लीकेशंस ऑफ टैक्सोनॉमी देखो, लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन ऑर्गेनाइजेज बुक्स एंड मटेरियल्स, तो बेटर क्लासिफिकेशन किया जाता है। वेबसाइट नेविगेशन हेल्प्स यूजर टू फाइंड इन्फॉर्मेशन क्विकली। जैसे मान लो आप वेबसाइट पे जाते होगे तो देखते होगे मेनू। अब मेनू के अंदर इस पर जैसे थोड़ा मतलब कर्सर ले ही जाते होगे तो एक मेनू टाइप खुल जाता होगा जिसमें अलग अलग ऑप्शंस होगा। फिर इस पे जैसे कर्सर ले जाओगे तो इसमें जो है सेकेंड विंडो खुल जाएगा, इसके लिए जो है अलग अलग ऑप्शन होगा। तो ये आपका टैक्सोनॉमी में आ जाता है कि हायरार्कियल स्ट्रक्चर। तो ये वेबसाइट्स वगैरह को भी समझ गए। डेटा मैनेजमेंट फैसिलिटेट द ऑर्गेनाइजेशन एंड रिट्रीवल ऑफ डेटा। समझ गए। अब देखो, फॉक्सोनोमी भी इसी टाइप का होता है। तो फॉक्सोनोमी इज ए सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन डिराइव फ्रॉम द प्रैक्टिस एंड मेथड ऑफ collaboratively creating and managing tags to annotate and categorize content. Unlike traditional taxonomy, taxonomy are user generated. देखो, तो इसमें ऐसे आप देखोगे कि कोई मान लो कि बुक्स है, कोई बुक है। अब बुक है किस पे? आप मान लो कि केमिकल
सिंथेसिस, केमिकल सिंथेसिस ऑफ, मान लो किसी भी कंपाउंड का, यूरिया, ऐसा अगर मान लो कि कोई बुक है केमिकल सिंथेसिस ऑफ यूरिया, तो इसको, ये बुक जो भी लोग सर्च कर रहे होंगे तो कोई ना कोई तो टैग यूज कर रहे होंगे। मान लो कि एक हो गया टैग यूरिया, टैग यूज कर रहे होंगे तो यूरिया से समझ में आएगा। या फिर आप सिंपली मान लो कि आप गूगल पे कुछ भी सर्च करते हो, तो गूगल पे सर्च कर रहे हो तो कुछ तो टेक्स्ट लिखते हो ना, है ना, गूगल पे सर्च करते समय, तो वो जो भी लिखते हो वो सब आप टैग्स कर सकते हो। एक और मैं एग्जांपल दूंगा कि यूट्यूब पे कुछ भी आप अगर मान लो कि जैसे वीडियो डालते हो, तो वो वीडियो लोग कैसे सर्च करेंगे, है ना, कैसे सर्च करेंगे, तो वो एक तरह से मान लो अब जैसे यही वाला वीडियो अगर मैं डालूँगा तो इसमें ऐसे डाल सकता हूँ UGC नेट, फिर डाल सकते हो कि BLIS, फिर डाल सकते हो MLIS, है ना, फिर इसी टाइप का जैसे लाइब्रेरी साइंस, है ना, लाइब्रेरी साइंस, फिर जो है एक तरह से UGC नेट 2025। तो ये सब मैं जो है अगर डालता हूँ टैग्स में, तो क्यों डालूँगा, क्योंकि लोग जो है इसी टर्म से जो है सर्च करते हैं, है ना, अगर वीडियोज़ मानो तो वैसे ही जैसे वीडियोज़ इसी टर्म से सर्च करते हैं, वैसे ही बुक्स भी सर्च करते हैं इसी टर्म से, वैसे ही कोई डॉक्यूमेंट्स भी लाइब्रेरी में सर्च किया जाता है, या मल्टीमीडिया, वो पता किसी भी तरह का डॉक्यूमेंट हो सकता है। तो आप देख रहे हो एक चीज़ की, ये जो है जो टैग्स यूज किया गया, वो टैग्स मैंने अपने मन से तो नहीं यूज किया। तो ये टैग्स क्यों यूज किया गया, क्योंकि यूजर्स जो है इसी के टैग से सर्च करते हैं। तो ये क्या हुआ, पहली बात तो ये हुआ आपका यूजर जनरेटेड, समझ गया। तो वही देखो, टैक्सोनॉमी इज अ सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन डिराइव्ड फ्रॉम द प्रैक्टिस एंड मेथड ऑफ कोलैबोरेटिवली क्रिएटिंग एंड मैनेजिंग टैग्स टू एनोटेट एंड कैटेगराइज कंटेंट। तो ये जो कंटेंट है आपका इन टैग्स के हिसाब से कैटेगराइज हो जाएगा। अनलाइक ट्रेडिशनल टैक्सोनॉमीज, फॉक्सोनॉमीज आर यूजर जनरेटेड। समझ गए, अब समझ में आ गया होगा आपको अच्छे से। फीचर्स ऑफ फॉक्सोनॉमी, कीवर्ड्स और टर्म्स असाइन टू यूजर्स टू डिस्क्राइब कंटेंट। समझ गए, कीवर्ड्स और टर्म्स आपको यूजर ही जनरेट करेगा ये सब। अब यूजर पार्टिसिपेशन, एनीवन कैन ऐड टैग्स लीडिंग टू अ मोर डाइवर्स सेट ऑफ डिस्क्रिप्शन। कोई भी आदमी जो है टैग यूज कर सकता है। डायनेमिक, कॉन्स्टेंटली इवॉल्विंग एज यूजर्स ऐड न्यू टैग्स। तो वही है, डायनेमिक होगा नए नए टैग्स के अनुसार। अब देख लो, हो सकता है कि पुराने ज़माने में सेम डॉक्यूमेंट को जो है लोग अलग जो वर्ड से खोजते रहे होंगे, अब जो है सो उसको अलग अलग जो है एक तरह से कीवर्ड से खोजा जा रहा है ना। तो इसीलिए ये जो है आपका डायनेमिक होगा, इवोल्व होते रहेगा, और टैग्स जो है वो ऐड होते जाएंगे डॉक्यूमेंट के साथ। अब देखो एडवांटेजेस ऑफ फॉक्सोनॉमी क्या हो गया, तो फ्लेक्सिबिलिटी, अडेप्ट टू न्यू टर्म्स एंड कॉन्सेप्ट्स इजीली। तो नए टर्म्स और कॉन्सेप्ट जो है इसमें ऐड होते जाते हैं। यूजर एंगेजमेंट, इनकरेजेस एक्टिव यूजर पार्टिसिपेशन फॉर यूजर्स, रियल वर्ल्ड रेलेवेंस, रिफ्लेक्ट द एक्चुअल यूजेज एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ टर्म्स बाय यूजर्स। समझ गए। अब देखो ट्रेंड्स इन क्लासिफिकेशन, देखो तो ये जो है क्या क्या, तो इसमें आपको बहुत सारे अभी तक चीज़ समझ में आ गए होंगे, टैक्सोनॉमी, फॉक्सोनॉमी, ये सब। ट्रेंड्स इन क्लासिफिकेशन देखो, तो लिंक्ड डेटा एंड सिमेंटिक वेव। लिंक्ड डेटा और सिमेंटिक वेव क्या है, तो देखो, द यूज ऑफ लिंक्ड डेटा and semantic web technology to enhance the accessibility and usability of information. Important facilitates better data integration and retrieval across different systems. The use of RDF, resource description framework, in creating interoperable data sets. समझ गए कि अब डेटा सबको भी जो है आप अगर लिंक करते हो आपस में जो है, तो वही बेटर तरीके से आप जैसे सर्च कर सकते हो, और डेटा का इंटीग्रेशन जितना अच्छे से होता है उतना आप बेटर सर्च कर सकते हो। मैं ये इसलिए बता रहा हूँ, देखो ये कहाँ पे यूज होता है। मान लो कि आप US जाते हैं और वहाँ का जो क्लासिफिकेशन वहाँ पे यूज हो रहा है वो डेवी डेसिमल क्लासिफिकेशन हो रहा है। आप इंडिया आते हैं, यहाँ पे देख रहे हो कि आप क्लासिफिकेशन जो है
सो कोलोन क्लासिफिकेशन आप यूज कर रहे हैं। तो अब कोलोन क्लासिफिकेशन और डेवी डेसिमल क्लासिफिकेशन के में दोनों का तो अलग अलग रिक्वायरमेंट्स होगा। मतलब एक तरह से देखो तो मतलब डेटा अरेंजमेंट में कहीं पे जो है मान लो कि जैसे 10 जो है मतलब कैरेक्टरिस्टिक लिखा गया है डेवी डेसिमल क्लासिफिकेशन में, अगर मान लो कि जो उसके आधार पे अगर जो है मतलब क्लासिफिकेशन किया हुआ है, और कोलोन क्लासिफिकेशन में मान लो फेसेट्स वगैरह, हायरार्कियल स्ट्रक्चर वगैरह ढेर सारी चीज़ आ जाते हैं, तो इनका अलग तरीके से क्लासिफिकेशन होगा। इनमें जो है अलग डेटा सब रखा हुआ होगा, है ना। ऑथर नेम वगैरह मतलब कुछ हो सकता है कि जैसे टाइटल हो गया, ऑथर नेम हो गया, नंबर ऑफ पेजेज हो गया, फिर तो उसके बाद ये सब कुछ सेम हो, लेकिन कुछ डेटा तो अलग अलग होगा ना। तो वही उसके कारण जो है सो ये दोनों का अगर मान लो कि हम लिंक करके एक साथ सर्च करना चाह रहे हैं, तो एक साथ सर्च करने में दिक्कत आएगा कि नहीं आएगा, है ना, क्योंकि दोनों का डेटा स्ट्रक्चर अलग होगा। तो वही इसीलिए जो है डेटा का जो है लिंकिंग किया जाता है, समझ गए। लिंक डेटा और सिस्टम और सिमेंटिक वेब का जो टेक्नोलॉजीज है, तो इससे आपका एसेसिबिलिटी ईजी हो जाता है उसका, समझ गया। जैसे एग्जांपल देख लो, RDF जो होता है रिसोर्स डिस्क्रिप्शन फ्रेमवर्क, ये जो है ये बहुत मदद करता है इन क्रिएटिंग इंटरऑपरेबल डेटा सेट। समझ गए कि इंटरऑपरेबिलिटी क्यों ज़रूरत है। अब देखो ऑटोमेटेड क्लासिफिकेशन, द यूज ऑफ मशीन लर्निंग। जैसा मैंने बताया कि आजकल के ज़माने में जब इतना टेक्नोलॉजी बढ़ गई है, तो मशीन लर्निंग हो गया, फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जैसे आप लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स का भी सुन रहे होगे, जैसे चैट GPT वगैरह आ रखा है ना। चैट GPT हो गया, जेमिनाई हो गया, इस तरह के बहुत, लामा मॉडल है जैसे जो है फेसबुक का, इसी तरह ढेर सारे मॉडल्स हैं। तो ये सब भी अब लाइब्रेरी साइंस में यूज हो रहा है। तो अब जो है क्लासिफिकेशन भी ऑटोमेटिकली हो जाता है ना। AI और मशीन लर्निंग के कारण द यूज ऑफ मशीन लर्निंग एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टू ऑटोमेट द क्लासिफिकेशन प्रोसेस। इंपॉर्टेंस देखो, इंक्रीजेज इफिशियंसी एंड एक्यूरेसी इन ऑर्गेनाइजिंग लार्ज वॉल्यूम्स ऑफ इंफॉर्मेशन। एग्जाम्पल ऑटोमेटेड कैटेगराइजेशन ऑफ न्यूज आर्टिकल्स एंड एकेडमिक पेपर्स। समझ गए। अब देखो यूजर सेंट्रिक अप्रोचेज देखते हैं कि अब जैसे एम्फेसिस ऑन यूजर नीड्स एंड प्रेफरेंसेस इन डिजाइन ऑफ क्लासिफिकेशन स्कीम्स सिस्टम्स। देख रहे हो कि आप जो है जैसे आप जैसे SR रंगनाथन के जो 5 जो है लाइब्रेरी रूल्स है उसको भी देखोगे, तो उसमें भी लिखा है कि यूजर को जो है आपका सबसे ज़्यादा भाव देना है। मानो तो यूजर के अराउंड ही आपका लाइब्रेरी घूमना चाहिए। अगर यूजर को कोई अगर बुक है वो जैसे यूजर कोई यूज ही नहीं कर रहा है, वो सालों साल जब पड़ा हुआ है, तो उसका वीडिंग करना पड़ेगा, आपको बुक हटाना पड़ेगा। वैसे ही कोई अगर मतलब यूजर्स ज़्यादा डिमांड में है कोई बुक, तो फिर वो बुक आपको और ज़्यादा कॉपीज रखना पड़ सकता है। तो वही जो है आपको अप्रोच जो है क्लासिफिकेशन स्कीम में भी जो है वो आपको यूजर सेंट्रिक अप्रोच रखना पड़ेगा। एम्फेसिस ऑन यूजर नीड्स एंड प्रेफरेंसेस इन द डिजाइन ऑफ क्लासिफिकेशन सिस्टम। समझ गए। इंपॉर्टेंस देखो, इनहांस द यूजेबिलिटी एंड रेलेवेंस ऑफ क्लासिफिकेशन स्कीम्स। अगर वो क्लासिफिकेशन स्कीम इतना आप कॉम्प्लिकेटेड कर दो कि कोई यूजर जो है समझ ही नहीं पा रहा है, वो बुक जो है रिट्रीव कर ही नहीं पा रहा है, तो फिर वैसा क्लासिफिकेशन स्कीम किस काम का, है ना। तो एग्जांपल पर्सनलाइज रिकमेंडेशन सिस्टम्स इन डिजिटल लाइब्रेरी। ऐसा आप कर सकते हो कि जो है यूजर्स का अलग अलग अपना अपना प्रोफाइल होगा, जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग के थ्रू जो है उनको पर्सनलाइज्ड आप ये कह सकते हो कि आपका जैसा हिस्ट्री रहा है उस हिसाब से आपको ये बुक पसंद आएगा। तो वैसा जो है वैसे भी आप जैसे बुक का रिकमेंडेशन बढ़ा सकते हो। तो मल्टीलिंगुअल एंड मल्टी कल्चरल क्लासिफिकेशन, तो जैसे डेवी डेसिमल क्लासिफिकेशन हुआ। डेवी डेसिमल क्लासिफिकेशन जो US का था, मेलविल डेवी द्वारा दिया गया था, कब 1876 में। तो इसका देखोगे डेवी डेसिमल क्लासिफिकेशन का कि इसमें जो है ना सो अब 1876 में जो है दूसरे देश का दूसरे कल्चर का तो बहुत कम नॉलेज रहा होगा लोगों को। तो इसमें देखोगे कि क्रिश्चियनिटी पे जो है, जो क्रिश्चियंस हो गया रिलीजन, उस पे बहुत ज़्यादा जो है एक तरह से आपको जैसे जो है मतलब क्लासेस
बनाया गया है उसके बारे में बहुत ज़्यादा क्लासिफिकेशन आपको मिल जाएगा। लेकिन बाकी जो रिलीजन हो गया, हिंदुइज्म हो गया, इस्लाम, बुद्धिज़्म, जैनिज़्म, ये सब के बारे में बहुत कम मिलेगा। तो आपको सारा बुक्स जो है सो वो एक ही कैटेगरी में क्लासीफाई करना पड़ेगा। जबकि क्रिश्चियंस का अगर है तो क्रिश्चियंस का जो है बहुत सारे आपको क्लासिफिकेशन के लिए मिल जाएंगे नंबर। तो वही कहा जाता है कि अब जो है इसके कारण से जो है डेविड डेसिमल क्लासिफिकेशन जो है वो इंडिया में सही से नहीं यूज हो पा रहा था। इसमें और भी चेंजेस लाए गए, आपको ऑक्सिलरी टेबल्स वगैरह करके ढेर सारे चीज़ बनाए गए, जिससे जो है आपको जो है दूसरे नॉलेज भी है, दूसरे देश के नॉलेज भी है, वो सब भी क्लासीफाई किया जा सके इसमें। समझ गए? अब देखो मल्टीलिंगुअल एंड मल्टी कल्चरल क्लासिफिकेशन। तो डेवलपिंग क्लासिफिकेशन सिस्टम दैट एकोमोडेट मल्टीपल लैंग्वेजेज एंड कल्चरल पर्सपेक्टिव। समझ गए? इंपॉर्टेंस सपोर्ट्स ग्लोबल एक्सेस टू इंफॉर्मेशन एंड प्रोमोट्स इंक्लूसिविटी। एग्जाम्पल जो है मल्टीलिंगुअल थिसॉरी एंड सब्जेक्ट हेडिंग्स। समझ गए? तो सब्जेक्ट हेडिंग्स जो हुआ आपका, अगर इंग्लिश में भी है तो वो आप मल्टीलिंगुअली डाल सकते हैं, जिससे जो है दूसरे जो है देश के लोग भी या दूसरे लैंग्वेज के लोग भी आप उसको सर्च कर सके। समझ गए? कि अगर मान लो कि जैसे क्वांटम फिजिक्स पे कोई नया बुक है, या फिर दूसरा सिंपल ही बताता हूँ मैंने, जैसे हिस्ट्री ऑफ इंडिया पे बुक है, तो हिस्ट्री ऑफ इंडिया जो है एक तो जैसे मतलब सब्जेक्ट हेडिंग हो गया हिस्ट्री ऑफ इंडिया, अब उसी का हिंदी में जो होगा जैसे भारत का इतिहास, तो भारत का इतिहास वैसे ही बांग्ला में कुछ बोलेंगे, मतलब फिर आसामीज में कुछ बोलेंगे, तो आपका कम से कम हेडिंग्स जो है वो सारे लैंग्वेज में हो तो लोग को जो है बुक के बारे में पता हो सकता है ना। अब देखो इंटीग्रेशन एंड फॉक्सोनोमीज एंड टैक्सोनोमीज। देखो कंबाइनिंग द स्ट्रेंथ ऑफ फॉक्सोनोमीज, जो मैंने बताया था, जो जैसे फॉक्सोनोमी में क्या था, फॉक्सोनोमी में कीवर्ड्स जो होता था, कीवर्ड्स, और ये कीवर्ड्स जो होता था यूजर जनरेटेड कीवर्ड्स होता था, है ना। एंड ट्रेडिशनल टैक्सोनोमी टू क्रिएट हाइब्रिड क्लासिफिकेशन सिस्टम। समझ गए? और जो है वही इसमें आपका क्या था, जैसे पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप टाइप, पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप टाइप अप्रोच बनाया जाता था। और इसमें भी जैसे समझ गए कि एक मतलब टर्म हो गया उससे रिलेटेड दूसरा टर्म हो गया, तो इसमें बेसिकली रिलेशनशिप इस्टेब्लिश किया जाता था अच्छे से कि सर्च इजी हो सके। और तो कोई इंपॉर्टेंस बैलेंस यूजर जनरेटेड कंटेंट विथ स्ट्रक्चर्ड ऑर्गेनाइजेशन। जैसे मैंने बताया था फॉक्सोनोमीज में जो है कीवर्ड्स, तो ये यूजर जनरेटेड कंटेंट हो गया। एग्जाम्पल सोशल टैगिंग इंटीग्रेटेड विद लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन स्कीम। समझ गए यहाँ तक? तो यहाँ पे ये हमारा लेक्चर ख़त्म होता है। तो आपको मेरा आशा है कि आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा, तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें कि फ्यूचर में जो है सारे लेक्चर्स लाएंगे तो आप तक पहुंच सके। तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ भी ये सब लेक्चर शेयर करें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।